अलादीन सर नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक 5 मिनट में शुरू करें। नहीं नहीं, आप बहुत बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी। हाँ। अब शुरू कर दिया जाए तो बेहतर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? एकदम एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। पिछली बार मैं सर ट्रैवल में था तो आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाया। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इसलिए आज मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अरे हम भी मिस साहब, कर रहे थे आपको पिछले क्लास में। अब जी। डॉक्टर नईम को तो मिठाई उठाई खिलानी पड़ेगी। अरे सर। डॉक्टर नईम साहब जो है अब असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया हमदर्द हो चुके हैं। हम सबकी ओ तरफ वाह, से एसोसिएट मुबारकबाद। एसोसिएट क्या है सर? हाँ, एसोसिएट। नाइस नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस नईम सर। हाँ सर, अभी ज्वाइन किया है मैंने, 3-4 दिन मुझे हुए हैं। दिल्ली में हूँ मैं वाह इस वाह वक्त। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन तो आपका सर ये खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। भले ही एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, टाइम निकाल के आपको सर जरूर एक मीटिंग में रखेंगे। आप से जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह आगे तक, फ्यूचर में भी। नाइस जो नाइस। कि हाँ, जो पैशन हमारा है अपना क्लिनिक करने का, उसको यहाँ भी मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। जी। जी। स्टूडेंट्स तैयार होने चाहिए इस सब बात पर। बिल्कुल। राइट। चलिए अलादीन सर, शुरू करते हैं आज फिर, जी जी। क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीओएस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और पीसीओएस का लिहाजा ही अलग है। अब ये एक इस तरह की समस्या है कि इसके बारे में काफी सारी चीजें, लेकिन कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग होती है। और पीसीओएस को देखने के अनेक नजरिए होने के कारण कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि यार, पीसीओएस की ट्रीटमेंट क्या की जाए। जैसे हमने आपको बताया कि आज के लेक्चर से हम पीसीओएस की ट्रीटमेंट का लाइनअप करना शुरू कर देंगे। तो पीसीओएस के ट्रीटमेंट को लाइन अप करना है तो देखिए, हमने समझ तो लिया कि पीसीओएस में क्या क्या होता है। कई सारी चीजें हैं। एक एंगल हमने पूरी तरह से ये देखा कि मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफैन, इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। सेरोटोनिन का क्या रोल है पीसीओएस में, ये हमने देखा। स्ट्रेस का रोल समझा, मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा। कई कई सारी बातें करने के बाद एक आज अलग मोड पर आप पहुंचे हैं पीसीओएस पर बात करने के लिए। और पीसीओएस मैनेजमेंट की जब बात होती है तो केवल और केवल डाइट थोड़ा सा बता दिया, मेटफॉर्मिन दे दिया, इस तरीके से एक्चुअली पीसीओएस मैनेज नहीं हो सकता। और इसीलिए हम आपको जो बोल रहे थे कि आज पीसीओएस के मैनेजमेंट पर बात करेंगे, तो इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में लेते हुए जब भी कोई डॉक्टर किसी भी पीसीओएस के पेशेंट के लिए केवल मेडिसिनल थॉट प्रोसेस देकर काम करता है तो परिपूर्णता आ ही नहीं सकती। क्योंकि आज तो मेन एक ही थॉट प्रोसेस है कि पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जरूर है, परंतु सवाल यह है कि क्या केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये हो रहा है? अगर ऐसा है तो क्या ट्रीटमेंट हो? क्या फैमिली प्लानिंग की गोलियां दी जाए? क्या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बो पिल्स दी जाए? क्या मेटफॉर्मिन सफिशिएंट होगा? मेटफॉर्मिन अगर देना है तो 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम, कितना देना चाहिए? अगर मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, उसके साथ और क्या करना चाहिए? डाइट में क्या बोलेंगे?
देखिए, ये सब सवाल चाहे मन में उभरते हो, लेकिन एक ग्रिप पकड़कर बताता हूं आपको पीसीओएस के बारे में कि यहां पर सबसे बड़ी बात, आज इस पीसीओएस को जिस दृष्टिकोण से आप देखेंगे उसमें सहज जाओगे। और इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं आज पीसीओएस के बारे में कि अगर पीसीओएस से हम उलझना चाहते हैं तो ये पूरा हार्मोनल डिस्टरबेंस है। और हार्मोनल डिस्टरबेंस की बात आप करते हैं तो इसमें मेलाटोनिन का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट है, टीआरएच का इन्वॉल्वमेंट है, टीएसएच का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आपका पूरा एड्रिनल एक्सिस इन्वॉल्व है, आपके ओवरीज इन्वॉल्व है, आपका पैनक्रियाज इन्वॉल्व है। क्या बचा भाई? यानी आपकी पीनियल ग्लैंड इन्वॉल्व हुई, आपकी थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व हुई, आपकी थायराइड ग्लैंड के साथ साथ आपके पैनक्रियाज इन्वॉल्व हुए, आपके एड्रिनल ग्लैंड इन्वॉल्व हुई, आपकी ओवरीज इन्वॉल्व हुई। बचा क्या? सभी सभी की सभी एंडोक्राइनोलॉजी यहां पर कस पर लग गई। और इसलिए केवल एक नजरिए से जब आप इसको देखते हैं तो परिपूर्णता नहीं आ सकती पीसीओएस के विषय में बात करने के लिए। क्या सही में थायराइड की इन्वॉल्वमेंट है? क्या टीआरएच का कोई रोल है इसके अंदर? क्या मेलाटोनिन काम करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उनका भी रोल है। जी हाँ, हर प्रकार से अगर आप देखते हैं तो पीसीओएस में ये एक डिस्टरबेंस है, केवल इम्बैलेंस नहीं बोल सकते। और जब ये डिस्टरबेंस की बात होती है तब आप ठीक से समझ लीजिए कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और जब ये डिस्टरबेंस की बात होती है तो आज इन हार्मोन से खिलवाड़ करने वाले सबसे बड़े फैक्टर को लेकर बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं एसएचबीजी। जी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इन सब चीजों का एक बहुत सुंदर कोरिलेशन है। आज एसएचबीजी के बारे में, पिछले बार एक्चुअली हम एसएचबीजी पर बात कर रहे थे लेकिन हेयरफॉल से रिलेटेड, आज बात करेंगे एसएचबीजी की पीसीओएस से रिलेटेड। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आपके नोटबुक साथ में हो तो ये कुछ चीजें आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि पीसीओएस ये एक पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का एक इम्बैलेंस है। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पर जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। चलिए, बहुत अहम, बहुत बेसिक, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको तगड़ा बनाने वाले ये सवाल है कि व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात, यार इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ यानी क्या हुआ? बोलने को तो यूं समझ लिया आसानी से कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारी बात समझिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। एक सिंपल रिसेप्टर इफेक्टर मैकेनिज्म अगर आप समझते हैं तो ये आपका रिसेप्टर है और ये आपका इफेक्टर है। तो रिसेप्टर इफेक्टर कब काम करते हैं? ये आपका रिसेप्टर, ये इफेक्टर इसके अंदर गया और ये देखिए तीनों जगह इसने कपलिंग कर डाला। ये हो गया हमारा रिसेप्टर इफेक्टर इंटरेक्शन। फिर से देखिए, ये रिसेप्टर है, सपोज ये इंसुलिन रिसेप्टर है और ये आपका इंसुलिन है। ये इंसुलिन मॉलिक्यूल आया, इस इंसुलिन रिसेप्टर से कपल हुआ और ये तीनों एंड्स पर जुड़ गया, इसलिए ये दरवाजा उसने खोल दिया
और ये दरवाजा खुला तो इस बीच की गैप से देखिए ग्लूकोज अंदर घुसने लगा। एक सिंपल सादी सी बात बता रहे हैं कि ये रिसेप्टर, ये इफेक्टर, और ये इफेक्टर जब यहां पर जुड़ गया तो उसने ये दरवाजा खोल दिया। ये दरवाजा खोला तो यहां पर आप देखेंगे कि एक पूरा चैनल तैयार हो गया जिसके द्वारा ग्लूकोज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में ट्रांसफर हुआ। मेन रोल अगर इंसुलिन का कुछ है तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से ग्लूकोज को इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर डालना, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, मजहब कहिए उसको। इसका इंसुलिन का मजहब क्या है? तो ये रिसेप्टर्स के दरवाजे खोलना जहां से ग्लूकोज सेल के बाहर से सेल के अंदर तक पहुंच सके। अब यहां पर ये बात तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज एंट्री के लिए इंसुलिन, जब इंसुलिन रिसेप्टर पर काम करेगा और वो गेटवे खुलेगा तो इंसुलिन ग्लूकोज अंदर गया। एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजीज पर हम बात कर रहे हैं, उसके फिर मल्टी डायमेंशंस है। We never want to enter there now because we are only concerned with this insulin. अब बात क्या है ठीक से समझिए। ये रिसेप्टर जो आपका बना हुआ है, इस रिसेप्टर पर जब इंसुलिन जाकर चिपका तो एक नॉर्मल व्यक्ति ने इसमें एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल ने सपोज 1 ग्राम ग्लूकोज बाहर से अंदर ढकेल दिया। इतना नहीं जाएगा, लेकिन एक अंदाज पकड़ लीजिए कि आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन का बोले डाउन, इंसुलिन रिसेप्टर्स का बोले डाउन रेगुलेशन शुरू हो गया, यानी इंसुलिन के रिसेप्टर्स घटने लगे। और एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर पर काम करता है तो करते ही नहीं रहता, उसको लिमिट है। थोड़ा ग्लूकोज ट्रांसफर करने के बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो इंसुलिन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मींस आफ्टर इंटरैक्टिंग विद द रिसेप्टर, इंसुलिन molecules are disrupted. There is disruption, breakdown of insulin. और इंसुलिन रेजिस्टेंस की जब बात होती है तो क्लियर पहली बात समझ लीजिए, रिसेप्टर्स तो कम हो रहे हैं लेकिन इंसुलिन का ब्रेकडाउन भी फास्टर हो रहा है, जिसकी तरफ देखा नहीं जाता। एक मॉलिक्यूल की कैपेसिटी इंसुलिन के अगर 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ट्रांसफर करने की है तो अब वो 40 ही कर पा रहा है। It's not in capacity to transfer 100 molecules of glucose with one single molecule of insulin. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब केवल और केवल इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम होना नहीं है, तो इंसुलिन की इफेक्टिविटी कम होना है, जिसके लिए आपको ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। और जब आप बाइगेनाइड्स या बाकी इंसुलिन बनाने वाले मॉलिक्यूल्स देने की कोशिश करते हैं तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता है। पीसीओएस के बाद डायबिटीज मैनेजमेंट पर आएंगे भाइयों, तो आप समझोगे कि यार आप जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं आप लोग। आप जितना इंसुलिन बढ़ाओगे उतना शरीर खराब करते जाओगे। लेकिन हो क्या रहा है देखिए, एक इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम हो गए, दूसरा इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिविटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? ठोका ठाकी करने को तो हम कुछ भी कह डाले यार, कैसे विश्वास हो कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल की इफेक्टिविटी कम हो रही है? तो बात समझ लीजिए,
इंसुलिन के मॉलिक्यूल की इफेक्टिविटी तभी कम होती है जब वो एक साथ रिलीज हो जाता है। बात ठीक से समझिए, ये एक जो सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं ये सर्वविदित सत्य है, परंतु इसको समझकर जब आप दिमाग में भर लोगे तब आपको एक विचार आ जाएगा पीसीओएस पर काम करने का। इंसुलिन का मॉलिक्यूल उसकी इफेक्टिविटी क्यों कम हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल जब पूछा जाता है तो अनेकों जवाबों के बीच में हम असमंजस में फंस जाते हैं कि यार क्या होता होगा, क्यों नहीं, क्या मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है इंसुलिन का, क्या इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिडक्शन हो रहा है उनका, क्या इंसुलिन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या इंसुलिन रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर बदल रहा है कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम होने लगे हैं। और इस सब असमंजस का एक जवाब ठीक से समझ लीजिए कि आपने कुछ खाना खाया, कुछ मीठा मीठा नहीं खाया रे, कोई शक्कर नहीं खाई, आपने बस आधी रोटी खा ली, गेहूं की रोटी या ज्वार की रोटी। आप बोलते हो ना गेहूं से अच्छा ज्वार, ज्वार से अच्छा बाजरा, सब ढकोसला। खाली आधी रोटी, आधी रोटी खाने के बाद आपने अगर टेस्ट किया तो आपने देखा कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पर अगर आपने ध्यान दिया तो आप देखोगे कि सडन ग्लूकोज के स्पाइक आए और फिर वो सडनली नीचे आने लगा, क्योंकि रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और रैपिड एब्जॉर्प्शन के बाद रैपिड रिलीज ऑफ इंसुलिन, रैपिड रिलीज ऑफ इंसुलिन ने इमीडिएट ये जितना आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ उसको बाहर से उठाया, सेल के अंदर डाल दिया और वहां मेटाबॉलिज्म हुआ नहीं तो उसका कन्वर्जन फैट्स में होने लगा। ये तो सर्वसाधारण बात हो गई भाइयों। मेरा ये कहना है आपको कि ये सब मान लिया, लेकिन ये सब होते हुए ये इंसुलिन के रिलीज के बाद और ग्लूकोज के एब्सॉर्प्शन के बाद जो ग्लूकोज के स्पाइक्स आ रहे हैं, ये स्पाइक्स आपको सबसे खतरनाक है। क्यों आया इतना बड़ा स्पाइक? रैपिडली ग्लूकोज बढ़ गया और फिर रैपिडली इंसुलिन ने उसको अंदर डाल दिया तो वो कम भी हो गया। इसको जो इंसुलिन स्पाइक बोलते हैं, ये इंसुलिन स्पाइक्स की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है इंसुलिन का और पीसीओएस भी प्रेसिपिटेट होने लगता है। और ये सब होने के पीछे केवल और केवल एक चीज सबसे ज्यादा काम करती है, जिसको हम कहते हैं SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। और अगर पीसीओएस से इसका कोरिलेशन आप करना चाहते हो तो एक बात ध्यान से सुनना कि पीसीओएस में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो एसएचबीजी के लेवल्स कम हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल्स रैपिडली कम हो गए। और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल्स कम होने के कारण आपका एसएचबीजी के लेवल्स कम होने के कारण आपका फ्री इंसुलिन, फ्री एंड्रोजन्स बढ़ने लगे और ये फ्री एंड्रोजन्स बढ़ने के कारण आप पीसीओएस की समस्या से जाने लगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आप उसको ठीक से मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे उत्तर सत्र में पहुंचेंगे इस लेक्चर के, वैसे वैसे आपको ये बातें और क्लियर होने लगेगी और थॉट प्रोसेस को एक अंदाज आ जाएगा आपके कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और फिर जब इस बात पर हम काम कर रहे हैं तो ठीक से समझ लीजिए कि एसएचबीजी कम होने की वजह से
मेन प्रॉब्लम शुरू हो गया है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। और इसको भी ठीक से समझ लीजिए कि जितना ज्यादा फ्री इंसुलिन होगा उतना कम एसएचबीजी होगा। यही तो बड़ी मस्त बात है यार, कि जितना आपका जितना आपका फ्री इंसुलिन होगा उतना एसएचबीजी कम होगा, और एसएचबीजी जितना कम होगा उतना आपका फ्री एंड्रोजन्स भी बढ़ेंगे, और फिर फ्री टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने की वजह से पूरा पीसीओएस का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। सो इन केस ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसको हम एसएचबीजी कहते हैं, उसके लेवल्स कम होने लगते हैं। और इस चीज को तो आप एक बायोमार्कर की तरह भी देख सकते हैं। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जहां पर एसएचबीजी कम हो जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ये दो चीजें एक साथ प्रेसिपिटेट होगी एसएचबीजी कम होने की वजह से। इंटरलिंक्ड है सब चीजें। इंसुलिन बढ़ा, एसएचबीजी कम हुआ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की शुरुआत हुई, डिस्फंक्शन शुरू हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपो एंड्रोजेनिज्म ये पैरेलली चलने लगे, क्योंकि एसएचबीजी आपके शरीर से कम हो गया। एसएचबीजी कम होते ही फ्री टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ गए, और फिर अनेक सिम्टम्स वर्सन होने लगे, जैसे हर्सिटिज्म होने लगा, पीरियड्स इरेगुलर होने लगे। हर बार होते ही ऐसा नहीं, लेकिन कई बार पीरियड्स इरेगुलर ऑफ स्कैल्प दिखने लगा, ऑयली स्कैल्प दिखने लगा। ये सब होते हुए अब पहले समझ लीजिए कि ये एसएचबीजी क्या करता है। तो पहली बात तो समझिए, एसएचबीजी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसको केवल और केवल एंड्रोजन से मत जोड़िए, केवल टेस्टोस्टेरॉन से मत जोड़िए, ये ईस्ट्रोजन को भी बाइंड करता है। वैसे भी आप देखो, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है स्ट्रक्चर में, दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स, स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन्स है यार। और ये जो एसएचबीजी है, ये टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों को ही बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से हार्मोनल स्पाइक्स नहीं आते हैं आपके शरीर में। और जब एसएचबीजी कम होने लगता है तो यार ये एंड्रोजेनिक स्पाइक्स आने लगते हैं। मूड स्विंग्स की जब आप बात करते हैं तो क्यों होते हैं मूड स्विंग्स? अरे बाकी बात छोड़ दीजिए ना, मेनोपॉज स्मूथ किसका आता है? तो जिसके शरीर में, जिस भी औरत के शरीर में एसएचबीजी गब्बर है, बहुत है, उसका मेनोपॉज भी स्मूथ होगा। लेकिन मेनोपॉज के दरमियान, अब देखिए एक स्त्री है 45-50 के रेंज में, डायबिटिक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और दवाएं दे देकर उसका इंसुलिन बढ़ा रहे हैं। अब इंसुलिन जितना बढ़ाएंगे उतना एसएचबीजी कम होने लगेगा, और एसएचबीजी कम होगा तो हार्मोनल स्पाइक्स बहुत ज्यादा नोटिस होंगे। एक एंड्रोजेनिक स्पाइक उसको ऐसा खतरनाक एंगर में परिवर्तित कर देगा कि आगे वाले को मारपीट करने में कम नहीं करेगी वो औरत। मूड स्विंग्स, कभी लो एंड्रोजन, कभी हाई एंड्रोजन, सडनली हाई एंड्रोजन पीक्स। इन सब चीजों की वजह से जो गड़बड़ अंदर हो रही है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस से ज्यादा आप एसएचबीजी से कोऑर्डिनेट करना सीखिए। और एसएचबीजी से अगर आपने कोऑर्डिनेट करना सीखा तो एक बात ध्यान में रखना कि आप जब
पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं इस मैकेनिज्म के द्वारा, वो सेम मैकेनिज्म आप डायबिटीज कंट्रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी मच इंटर रिलेटेड, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इन सब चीजों से कोरिलेशन अगर जोड़ना है तो आपको एसएचबीजी का जोड़ना पड़ेगा, और ये एसएचबीजी कम होने लगा तो ये सब चीजें, मूड स्विंग्स है, मेलाटोनिन के डिस्टर्बेंसेस है, सेरोटोनिन रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस है, टीआरएच की अधिकता है, न्यूरोटेंसिन नाम का एक पेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड जो आपके ब्रेन में होता है, उसको इनहिबिट करने का काम ये लो एसएचबीजी करेगा। देखिए, इतने सारे लेवल्स पर विचार करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये एसएचबीजी एक मेन कल्प्रिट है जो इंसुलिन की वजह से ब्लॉक हो रहा है, फ्री एंड्रोजन्स बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से आपका सब प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब एसएचबीजी ड्रॉप क्यों होता है? दो कारण है यार मेनली। एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी हाई इंसुलिन लेवल्स, और दूसरा ओबेसिटी। दोनों ही उतने ही प्रोमिनेंट है। और जब हम आपको एसएचबीजी की बात बताते हैं तो एक बात ध्यान से सुनना कि लड़कियों में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली कैन डेफिनेटली इंक्रीज एसएचबीजी। कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव कितने दिन दोगे? बहुत नहीं देना यार, एक 2 से 3 साइकिल्स काफी हो जाते हैं। और एसएचबीजी को अगर हम लोगों को बढ़ाना है तो केवल और केवल वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दिए, आपने ये किया वो किया नहीं यार, लाइफस्टाइल चेंजेस पर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और यहां पर ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, वही आप इंसुलिन की बात है, अरे यार थोड़ा बाजू रखो ना, उसी चीज पर बात ही मत करो। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये सब करना है तो आपका पहला ध्यान वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन स्पाइक, एंड्रोजन स्पाइक बाजू रखिए। सबसे पहले लीवर पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जितना आप लीवर हेल्थ पर फोकस करोगे उतना आपको सुंदर रिजल्ट पीसीओएस में आएगा। और इसलिए आज हमारी बात है, जब आप पीसीओएस की ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आज हाउ डू वी इंक्रीज एसएचबीजी, इस बात पर काम करते हैं। 3 हफ्तों में मैं आपको पूरी पीसीओएस की ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। आज एसएचबीजी से कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, और ये जब आप शुरू कर देंगे तो आप महसूस करोगे जबरदस्त रिजल्ट्स। एसएचबीजी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? एक पर्याय लोगों ने ढूंढ लिया था कि यार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे दो, जिंदगी भर दोगे क्या रे? नहीं ना, तो रुको, डायरेक्टली कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर जाने से पहले कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एसएचबीजी बढ़ाने में मदद करेगी। सबसे पहले तो आपको इंसुलिन सेंस, देखिए अब इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एसएचबीजी रिलेटेड ट्रीटमेंट को 4 भागों में डिवाइड करना है। पहला है इंसुलिन सेंसिटिविटी, दूसरा है लीवर हेल्थ, तीसरा है हाई फाइबर, और चौथा है लो शुगर यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। 4 चीजें याद से लिख लीजिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना, लीवर हेल्थ को इंप्रूव करना, डाइट का फाइबर कंटेंट दिन में 30 ग्राम से ज्यादा जाना चाहिए, इस पर पूरा फोकस रखना, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड पर ध्यान देना। इसके साथ में थोड़ा एक्सरसाइजिंग एंड कार्डियो, लूजिंग एक्सेस वेट, मैनेजिंग स्ट्रेस,
drinking black coffee, ensuring adequate vitamin D, and listen, magnesium and zinc. These things, if we incorporate in our PCOS management by increasing the SHBG levels, these parameters are going to provide us amazing results. क्लियर हो रही है बात? ये सब आख्यान आपको बताने का कारण ये था कि जब आप SHBG की बात कर रहे हैं, जब आप PCOS की बात कर रहे हैं, तो बाकी किसी चीज से ज्यादा आपने SHBG के लेवल्स को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करना। हम तो कहेंगे करो ही मत यार इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम, आप पूरा ध्यान दो SHBG लेवल्स को कैसे बढ़ाएंगे, और SHBG आपका जैसे जैसे बढ़ने लगेगा आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। यू हैव टू पिन पॉइंट कि कहां से 10 दरवाजे हैं यार, और 10 दरवाजों में से कौन सा खोलकर भागने से शेर नहीं खाएगा, इस पर आपका ध्यान, इस पर आपका फोकस होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए चाहे ये थोड़ा सा टफ पोर्शन है मॉलिक्यूलर लेवल पर विचार करते हुए, लेकिन आपका नजरिया PCOS पर काम करते वक्त इंसुलिन रेजिस्टेंस पर हम चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका पूरा ध्यान SHBG को बढ़ाने के तरफ होना चाहिए, और प्रूफ भी आपको वही करना है। PCOS का पेशेंट जब आ जाए तो पहले तो उसके SHBG लेवल चेक कर लीजिए, और 3 महीनों में आपको देखना है कि SHBG बढ़ना ही चाहिए। इस SHBG को अगर आप बढ़ाओगे तो यार डेफिनेटली काम होने वाला है। अब कैसे करेंगे? तो 4 हमने बताया। पहले तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, दूसरा हम लीवर हेल्थ पर काम करेंगे, तीसरा हम लोग लो ग्लाइसेमिक फूड पर काम करेंगे, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वी विल हैव टू वर्क ऑन हाई फाइबर डाइट। जब तक ये 4 चीजों का कोरिलेशन आप बना नहीं पाओगे, आप PCOS को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। एक कुछ भी करो किसी काम का नहीं है। अब पहले लेते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी, और मैं जो आपको आज क्लू देने वाला हूं इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, उस पर ठीक से ध्यान दीजिए। अरे सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक डॉक्टर ये समझ ही नहीं पाता कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाए, है ना। फिर आपके दिमाग में आता है प्रोटीन डाइट देंगे, फिर दूसरी तरफ दिमाग में आता है कि यार एक्सरसाइज करेंगे, तीसरी तरफ दिमाग में आता है कि भात बटाटा साबूदाना शक्कर पोहा मुरमुरा खाना बंद कर देंगे। फिर आप सोचोगे कि चिकन मटन ज्यादा खाएंगे। अरे पूरे नॉन वेजिटेरियन लोगों को भी सीवियर डायबिटीज है, नहीं खा रहे कार्बोहाइड्रेट्स फिर भी। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना ये एक बहुत बड़ी टास्क है, और वो केवल साइंटिफिक नजरिए से आ सकती है, आपके केवल ऊपर ऊपर वर्कआउट से नहीं आ सकती। और इसीलिए डायबिटीज मैनेजमेंट में हम लोग हार इसलिए जाते हैं कि डायबिटीज होने के बाद डायबिटीज को देखने का नजरिया गलत है। उसको हम सोचते शुगर बढ़ रही है, भाई बढ़ गई शुगर, क्यों बढ़ी रे? क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा रे? तो रिसेप्टर इफेक्टर इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, रिसेप्टर्स बोले कम हो गए, इंसुलिन बढ़ गया। अरे ये सब ढकोसला बात करने से ज्यादा अच्छा है कि पहले तो ये बताओ कि इंसुलिन को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई। इंसुलिन दे देकर डायबिटीज को कम करने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाओ, इंसुलिन की जो जरूरत है उसको कम करो ना। जब तक आप इंसुलिन की जरूरत को कम नहीं करोगे, तब तक आप डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करोगे? इम्पॉसिबल है आपके लिए। जब तक आप
इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा पाओगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। और जब तक आपका SHBG बढ़ेगा नहीं तब तक आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा नहीं। तो केवल SHBG बढ़ाने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा ऐसा नहीं है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए इस पर आपको मैं प्रॉपर उत्तर देने वाला हूं, जो आपको एक नजरिया देगा इस सब प्रोसेस को देखने के लिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि 4 मोड्स पर काम करेगा। एक तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, दूसरा लीवर हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, तीसरा लीवर हेल्थ, इंसुलिन सेंसिटिविटी, फाइबर 30 ग्राम पर डे, वेरी नाइस। हाँ, और चौथा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, हाँ अब देखिए, ब्लैक कॉफी, हाँ ये 4 चीजें हैं। मैग्नीशियम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, नाइस आरिफ सर। तो अब सुनिए इस बात को ठीक से कि सबसे पहले जब आप इसको मैनेज करने की कोशिश करोगे तो आज पहली बात लीवर हेल्थ पर आपका फोकस होना चाहिए। हर डायबिटीज वाले व्यक्ति का पेट बड़ा हो रहा है, हर डायबिटिक इंडिविजुअल के लीवर पर स्ट्रेस है, हर डायबिटिक इंडिविजुअल के शरीर में आपको फैटी लीवर दिख रहा है। उसी के साथ PCOS वाली तो 90% केसेस में आपको फैटी लीवर दिख ही रहा है, और इस पर आपने काम नहीं किया। बाकी चीजों पर काम करें। पहली बात ध्यान से सुनिए कि आप जब तक लीवर का स्ट्रेस कम नहीं करोगे तब तक आप पूर्णतः इस कंसेप्ट पर विचार ही नहीं कर सकते। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, अब फिर से यूनानी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आयुर्वेदिक नाम मैं जरूर आपको बता सकता हूं। एक तो है कालमेघ, जिसको काड़े चिरायत कहते हैं आयुर्वेद में। अब ये जो कालमेघ है इसको कहते हैं एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, जिसको कालमेघ या काड़े चिरायत कहा जाता है। और ग्रुप में इसी ग्रुप में अगर हम दूसरा एक हर्ब देखते हैं तो वो है फाइलेंथस निरूरी, भूमि आंवला, भूमि आंवला जिसको कहते हैं। एक तो है कालमेघ, दूसरा है भूमि आंवला। अब यूनानी प्रैक्टिस में इनके नाम आप ढूंढ लीजिएगा, मैंने आपको बॉटनिकल नेम बताए हैं। और जब ये 2 हर्ब्स आप PCOS में दोगे, यू गेट अमेजिंग रिजल्ट। अरे इनफर्टिलिटी के केस में भी, PCOS रिलेटेड इनफर्टिलिटी पर अलग बात करेंगे यार, आज उतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन ये 2 हर्ब्स जरूर लिख लीजिए और उसका प्रोपोर्शन देखिए। वो टैबलेट, कैप्सूल और वो बनाए हुए, इससे बनाए हुए वो लीवर प्रोटेक्टिव वगैरह, ये सब ढकोसला है। हम आपको बताते हैं ये प्योर 2 हर्ब्स पर काम करिए। PCOS या डायबिटीज दोनों ही जगह पर आपको क्या करना है, तो इक्वल प्रोपोर्शन में फाइलेंथस निरूरी यानी कि भूमि आंवला और कालमेघ, ये इक्वल प्रोपोर्शन ले लीजिए, 100 ग्राम ले लिया सपोज। अब कालमेघ जो है, काड़े चिरायत जो है, इसको किरात तिक्त कहा गया है संस्कृत में। किरात तिक्त का मतलब है कड़वी दवाओं का राजा। इतना ये कड़वा है, और ये कड़वा होने के बावजूद उसको एंटी डायबिटिक नहीं बोला गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली शुगर कम नहीं करेगा, लेकिन आपके लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर और लीवर की कुल मिलाकर जो गड़बड़ियां हैं उसको निपटाने में एक बहुत बढ़िया उपाय होगा। चाहे आप एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हो, चाहे आयुर्वेद यूनानी प्रैक्टिस करते हो, ध्यान रहे कि ये 2 हर्ब्स अनबीटेबल है यार, अनबीटेबल। भूमि आंवला
और कालमेघ, बस इसकी पाउडर बना लीजिए, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर लीजिए और रोज रोज सुबह आधा चम्मच खा लीजिए, पानी पी लीजिए यार। हाउ मेनी डेज? 6 months। लीवर सेरोसिस, दारू की वजह से खराब हो रहा लीवर, फैटी लीवर, डायबिटिक लीवर और SHBG जहां कम हो चुका है, ऐसी सब जगह पर अगर आप सही में बहुत ही बेहतरीन डीप जाकर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कालमेघ और भुई आंवला, इन दो चीजों का पाउडर साथ में रखना ही चाहिए। और ये आप डिस्पेंस भी कर सकते हैं, लिख कर भी दे सकते हैं। और ये दो चीजों का पाउडर आधा आधा चम्मच शुरू कर दीजिए। ऑल डायबिटिक पीपल शुड ऑल्सो स्टार्ट दिस, ऑल दोज पीपल हु हैव फैटी लीवर, ऑल दोज पीपल who go through liver stress must take this powder, half teaspoon every day morning, just have it and drink water। कड़वा जरूर है लेकिन इफेक्ट उसका बहुत ही जबरदस्त आप अनुभव करोगे। डायबिटीज तक में ये काम क्यों करेगा? तो डायबिटिक केसेस में लीवर की कंडीशन को बदल डालकर उसको इंप्रूव करने का काम करेगा। लेकिन अगर आप उसका कोई काढ़ा, अगर आप उसका कुछ सिरप, टैबलेट, कैप्सूल बना रहे हैं तो सफिशिएंट डोज नहीं जाएगा। आप मेरी बात मानिए, अगर लीवर का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो ये पाउडर 1 चम्मच दीजिए रोज, और लीवर का स्ट्रेस अगर कम है, नॉर्मल है, तो आधा चम्मच दीजिए रोज। कितने दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए भुई आंवला और कालमेघ, इन दो चीजों को शुरू कर दीजिए। आप देखोगे कि लीवर की कंडीशन ड्रास्टिकली इंप्रूव होने लगती है। वो लीवर टॉनिक वगैरह की बात छोड़ दीजिए, कुछ काम नहीं करते यार, क्योंकि उतना कंसंट्रेशन ही नहीं मिल सकता। ये दो चीजें जब आप हमने बताए प्रपोर्शन में देना शुरू करोगे तो आप 100% नोटिस कर सकते हो कि देयर विल बी ड्रास्टिक डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ द लीवर, बिकॉज these two herbs, they have amazing not only hepatoprotective properties, but with this combination you will observe that the formation of SHBG starts increasing in the liver। अरे ये एक बात अगर आपने अचीव करना शुरू कर दिया तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आप पा सकते हो। इसका, इस बात को मत भूलना। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वहीं जाकर अगर हम काम करते हैं तो शायद ये आसान रहेगा, लेकिन जब आप उसको पूरी तरह से अलग नजरिए से देखना शुरू कर दोगे उस दिन आपका अप्रोच बदलने लगेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि PCOS की ट्रीटमेंट में वही इंसुलिन रेजिस्टेंस पे घुसने के पहले आप लीवर में SHBG के सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए भुई आंवला और कालमेघ, इन दो चीजों को जरूर शुरू कर दीजिए। नईम भाई, नाम पता है क्या कालमेघ और भुई आंवला को क्या कहते हैं यूनानी में? कालमेघ आई थिंक चिरायता बोलते, चिरायता। हाँ, चिरायता बराबर है, हाँ कड़वा वही है सर। चिरायता। जी जी। और भुई आंवला फाइलेंथस निरूरी। इसको तो भुई आंवला के नाम से जाना जाता सर, यूनानी सर में भी। चिरायता अलग है सर, कालमेघ अलग है। अलग है? हाँ, दोनों अलग है सर। कालमेघ जनरली यूनानी में इस्तेमाल नहीं होता ज्यादातर। वो आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होता और कालमेघ के नाम से आसानी से मिल जाता सर वो। तो बहुत बढ़िया, अब उसको कालमेघ ही बोलो, दूसरा नाम ही दो मत। दो भी मत सर। और भूमि आंवला, यूनानी में भूमि आंवला ही है सर किताब वेरी में। नाइस। तो भूमि आंवला और ये कालमेघ, इन दो चीजों को ध्यान में रखना। PCOS जब है तो उसकी शुरुआत हम करेंगे इन दो चीजों को देकर, जिससे लीवर में डेफिनेट इंप्रूवमेंट इज एक्सपेक्टेड विद दीज टू हर्ब्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं इसको लेकर के। जब हम इसकी बात करें तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अरे क्या वो मेटफॉर्मिन दोगे और क्या आप एंटी डायबिटिक दवाएं दोगे? द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच is supplementing all these PCOS people with the mixture of differential fibers, soluble, insoluble, partially soluble, glucose binding fibers and glucose absorption delaying fibers।
देखिए, आप बाकी चीजों पर बाद में बात करिए। पीसीओएस अगर है तो हमारा, हाँ जी आरिफ भाई, सर पीसीओएस फाइबर अगर, प्राश, फाइबर प्राश है ना, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी पर बात करने वाले, लेकिन आखिरी लेता हूं चौथा उसको, क्योंकि ये 3 पैरामीटर्स करने के बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती है वो आपको समझाता हूं मैं। तो पहला हमने क्या किया, लीवर पर ध्यान दिया, कालमेघ और भूमि आंवला, इन 2 चीजों को इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर आधा चम्मच सुबह और सर पानी पीएंगे बिफोर ब्रेकफास्ट। सर काल में वही आमला के ये फ्रूट्स यूज करना है कि लीव्स यूज करना है? नहीं, पूर्णांग यूज करना है। अच्छा। पंचांग जिसको हम कहते हैं ना पूरा, जी 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 वो पूरा का पूरा हर्ब ग्राइंड किया हुआ उसकी पाउडर जी। जी। तो अब ये लीवर का हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि जब फाइबर्स बढ़ाने तो क्या करेंगे भाई, फाइबर्स, अब इसको समझो कि फाइबर क्रैश बनाते वक्त वो दिमाग में वही बात थी कि उसको बनाया क्यों, पीसीओएस के लिए बनाया रे सबसे पहले। अब ये पीसीओएस में क्या करता है, देखो, इसमें है सोल्यूबल फाइबर्स, इसमें इनसोल्यूबल फाइबर्स, इसमें पार्शियली सोल्यूबल फाइबर्स है और ग्लूकोज बाइंडिंग फाइबर्स है। अब आपने खाना खा लिया, मस्त मिठाई विठाई खा ली, अब ये आपने फल खा लिए, मिठाइयां खा ली, चावल खा लिया, भात, बटाटा, साबुदाना, शक्कर, पोहा, मुरमुरा, गुड़, मैदा, लैक्टोज, दूध के पदार्थ खा लिए। यार सॉलिड स्पाइक्स मिलते हैं इंसुलिन ग्लूकोज के। लेकिन हमारा कहना यह है कि खाना खाने से 15 मिनट पहले, लंच और डिनर के 15 मिनट पहले अगर आप फाइबर मिक्सचर ले लेते हो 1 ग्लास पानी के साथ, remember how is the dosage, 1 scoop of fiber prash to be taken with 1 glass of water। क्यों? तो देखिए, इसमें स्वेलिंग फाइबर्स है, नॉन स्वेलिंग है, पार्शियली सोल्यूबल है, सोल्यूबल, सब है यार इसमें। अब ये क्या करेंगे, तो ये फाइबर्स आपके ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन से खिलवाड़ करेंगे, रैपिडली ग्लूकोज एब्सॉर्ब ही नहीं होने देंगे। हम तो कहते हैं कि डायबिटीज मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए, तो कालमेघ और भूया आंवला। सेकंड लाइन ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, तो फाइबर प्राश। फाइबर्स देने के बाद आप देखोगे कि यार ये ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन को जब रोक रहा है तो क्या कर रहा है, ठीक से समझो। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, इसमें कुछ फाइबर्स ऐसे इन्यूलिन के साथ तैयार किए गए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेते हैं। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाइंड करने के बाद इन फाइबर्स के ऊपर कुछ बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। ठीक से समझो इस कंसेप्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रूटीन रेशन ही खाए हैं कि सब्जियां काटी और उसके सब्जी के फाइबर्स खा लिए, ये तो पूरा कॉम्बिनेशन है फाइबर्स का। और ये फाइबर्स का कॉम्बिनेशन खाने के बाद हुआ क्या, तो कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये फाइबर्स ने खुद को बांध कर रख दिया। और जब ये फाइबर्स ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बाइंडिंग कर लिया तो अरे मजा क्या आ रहा है, देखो यहां पर कि ये फाइबर, इससे जुड़ा हुआ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज खाने के लिए है, सेटल होने के लिए फाइबर्स है। तो यहां पर इन फाइबर्स पर बैक्टीरियल कॉलोनीज बढ़ने लगी। अब ये बैक्टीरियल कॉलोनीज they develop very rapidly. If you take it regularly, you will notice that these bacterial colonies just shift from one fiber to another. और ये bacterial colonies are called probiotics. Probiotics. ये प्रोबायोटिक कैसे तैयार हुए, तो फाइबर्स के ऊपर चिपका हुआ ग्लूकोज प्रीबायोटिक का काम कर रहा है। क्योंकि फाइबर से जब जुड़ा हुआ ग्लूकोज है तो इंसुलिन के द्वारा ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो गट में ही बचा हुआ है। और गट में जब आपके फाइबर्स के साथ ग्लूकोज रुकता है तो
अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगते हैं, जिसको आप प्रोबायोटिक ले लेकर कितना प्रोबायोटिक खाओगे उससे ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको ये फाइबर्स लेने के बाद मिलेगा। लेकिन मेडिकल फैटर्निटी कहाँ अटक गई, तो वो फाइबर सिर्फ एक प्रकार की, यार फाइबर खाओ तो पेट साफ होता है। अरे मरने दो यार पेट साफ होने की बात, वो तो एक एडेड एडवांटेज है इसका, पेट तो साफ होगा, जरूर होगा, एडेड एडवांटेज है। लेकिन मेन एडवांटेज क्या है, तो ये फाइबर्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होंगे, जिस पर ये probiotic kind of bacteria they will start growing on these fibers, और ये काम करेंगे आपके प्रोबायोटिक का। अब यहां पर प्रोबायोटिक का मतलब समझ लीजिए, those bacteria which are good for our health, which support our immunity, which inhibit the growth of wrong kind of bacteria, इन सब को प्रोबायोटिक बोला। यहां तक तो बात सही है, लेकिन आपके शरीर के कुछ बहुत बढ़िया विटामिन्स को सिंथेसाइज करने का काम भी ये बैक्टीरिया करेंगे। और जब बैक्टीरिया, मोल्ड्स, यीस्ट, इन चीजों की बात करते हैं, तो these fibers they also help growth of healthy yeast molecules, which help conversion of glucose molecules in the gut itself। और इसलिए हम बोलते हैं कि फाइबर्स का जो रिसर्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फाइबर्स दे inhibit the absorption of glucose, second they help converting glucose into complex carbohydrates, third the glucose spikes are reduced, fourth because the glucose spikes are reduced, insulin spikes they are slowly generated, and because of the regular use of fiber prash, you will notice that slowly the SHBG concentration goes on increasing inside the blood। अब ये फाइबर प्राश कितना लोगे, एक स्कूप फाइबर प्राश एक गिलास पानी में मिलाकर उसको अच्छी तरह घोलना है, पी जाना है, और ये फाइबर का घोल पीने के 15 मिनट बाद खाना खाना है, सुबह का और रात का। तो ये कहते हैं कि ये सभी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दिस इज वन ऑफ द मिराक्युलस सपोर्ट, एट द सेम टाइम इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सपोर्ट फॉर पीसीओएस पेशेंट्स, प्लस जिनका डायबिटीज और इसके साथ में जिनका कॉन्स्टिपेशन भी है वो भी इंप्रूव होगा। लेकिन आप लोगों को एक और बात बता दें कि इफ यू हैव सम psychologically disturbed patients, you'll see that जितने डिप्रेशन के पेशेंट्स है उनको एंटी डिप्रेसेंट्स आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो वगैरह दूर की बात है यार, फाइबर प्राश शुरू कर देना, आप देखोगे कि उनका साइकोसिस कम होने लगता है। ये डायरेक्टली एनाकॉक्सिजियस नर्व से रिलेटेड एक अलग रिसर्च है, जिस पर जब कभी मौका मिल जाए तो बात करेंगे, आज उस पर बात करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। हम आज आपको बता रहे हैं कि एसएचबीजी पर काम करने के लिए तो आपको लीवर हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी नंबर एक, दूसरा फाइबर प्राश आपको देना पड़ेगा, फाइबर कंटेंट 30 ग्राम से ऊपर जाना ही चाहिए आपके डाइट में, इस पर ध्यान देना होगा। तीसरी बात है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, you'll have to select low glycemic index food. High glycemic index food has to be avoided and low glycemic index food has to be incorporated in the diet. लो ग्लाइसेमिक एंड हाई ग्लाइसेमिक के डाइट पैटर्न्स पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे, आज उसके लिए भी हमारे पास उतना समय नहीं है। आज हमको देखिए एक बात तो हमने देखी कि हम लोग लीवर हेल्थ, हम लीवर हेल्थ पर काम कर रहे हैं, हम लोग
फाइबर कंटेंट पर काम कर रहे हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हम सिलेक्ट करेंगे, हाई ग्लाइसेमिक को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इस पर बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर काम करना है कि हाउ आर वी गोइंग टू इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें जो बताई जाती है, 7 से 8 घंटे सोइए, स्ट्रेस मैनेज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कार्डियो करिए, ये सब चीजें जो बता रहे हैं ना, तो ये तो आपके ओवरऑल गुमराह करने की चीजें हैं। आपने मेडिटेशन किया और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एक्सरसाइज किए, चलने गए, घूमने गए, उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे बताने को तो कई चीजें बताते हैं, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, वेट लूज करो, स्लीप पर ध्यान दो, 7 से 8 घंटा जरूर सो। अरे वो पीसीओएस वाली लड़कियां साली इतना सोती, उठती नहीं यार, वही तो परेशानी है माँ बाप की। स्ट्रेस मैनेज करो, बहुत सारा पानी पियो, स्मोकिंग बंद करो, दारू पीना बंद करो, डॉक्टर के पास जाओ। सही में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा? नहीं रे। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम होगा? और इसी बात पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद फास्टिंग सीरम इंसुलिन लेवल्स। रात में खाना खा लिया, रात में खाना खाने के बाद इंसुलिन रिलीज हो गया, उसने एकदम सॉलिड शुगर स्पाइक्स दिए, ये सब शुगर आपकी दनादन ग्लूकोज, इंसुलिन रिलीज हुआ, इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल दिया, उसको आपने परिवर्तित कर दिया फैट्स में। अब जो मैं बताने वाला हूं, ये 4 चांद लगा देगा आपके थॉट प्रोसेस में कि भाई ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए रात में बचा हुआ इंसुलिन आपको खत्म करना पड़ेगा, तब तक दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे। ये तो एक बहुत साइंटिफिक चीज है जिस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बात ध्यान से सुनो, ऐसा जब हो जाता है, जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है, ज्यादा इंसुलिन की वजह से रैपिडली ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर जा रहा है और उसका रैपिड परिवर्तन फैट्स में हो रहा है, आपका वजन भी बढ़ रहा है। तो ध्यान से सुनना, रोज सवेरे बिना दूध की, बिना शक्कर की काली कॉफी 1 चम्मच नारियल का तेल डालकर जरूर पीना। आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने का ये एक अग्रेसर कदम होगा। क्या किया रे? तो आपने सवेरे चाय की जगह ब्लैक कॉफी ली, बहुत ज्यादा भी कॉफी मत डालना, कैफीन मेटाबॉलिज्म बूस्टर ले तो रहे हैं, साथ में क्या किया तो 1 चम्मच नारियल का तेल, वो पैराशूट मत डालना, लिक्विड पैराफिन है, लूज मोशंस होने लगेंगे। खाने का नारियल का तेल कैसा, तो लेकर आइए खाने से निकाल कर, और ये कॉफी में डालकर पीना शुरू करेंगे रोज। 1 चम्मच नारियल का तेल 1 कप कॉफी में डालकर रोज सवेरे शुरू करेंगे। काहे को दी रे कॉफी? तो कैफीन के लिए दी, मेटाबॉलिज्म, यूं सब बात समझ गई। नारियल का तेल क्यों डाला? सर खाली मॉर्निंग में या मॉर्निंग इवनिंग? नहीं, बस मॉर्निंग में एक ही बार। वो 4-4.5 ml के ऊपर नारियल का तेल नहीं देना, एक फ्लैट चम्मच। क्यों? तो बात ठीक से सुनिए। कोकोनट ऑयल कंटेन्स मीडियम चेन फैटी एसिड्स, और ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स कोकोनट ऑयल
से जो आपके पेट में जाते हैं, ये एब्जॉर्ब होने के बाद आपके एडिपोज टिश्यू में जो फैट डिपोजिशन हो रहा है उसको मूव करने का काम, सपोर्ट, ये आपका कॉफी के साथ में लिया गया 1 चम्मच नारियल का तेल बहुत बढ़िया काम करेगा, which will help you reducing the weight in very appropriate manner, which will be one of the greatest support to reduce weight, insulin resistance, PCOS, hyperandrogenism. देखिए 1 घंटे में ये सब पूरा नहीं हो सकता यार, लेकिन एक नजरिया तो पूरा कर दिया मैंने कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने का एक भाग बताया है, पूरा नहीं। दूसरा भाग तो पूरा अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खेल पर आ जाएगा कल, क्या डाइट करेंगे, कैसे डाइट करेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या नहीं खाएंगे, ये सब अगले बार लेता हूं। लेकिन अब यहाँ पर और एक बात ठीक से समझो कि हम लोगों को जब ये पीसीओएस का काम करना है तो 2 फॉर्मुलेशंस आपको बताने वाला हूं, एक है प्रोफेमी, दूसरा है डेंसा कैप्सूल्स। डेंसा कैप्सूल्स के बारे में तो आप जानते हो कि इट इज बीटा सिटोस्टेरॉल एंड एसोसिएटेड थिंग्स, और जब आप सर फर्स्ट वन क्या बोले सर? प्रोफेमी, प्रोफेमी। प्रोफेमी के बारे में मैं अगले इसमें मायोइनोसिटॉल, डी कायरोइनोसिटॉल, बीटा सिटोस्टेरॉल, बेरबेरिस वल्गैरिस, इन सब चीजों की वजह से हम उसको कैसे पीसीओएस में उसका क्या क्या रोल होगा इस पर तो बात जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ में क्या है तो बात ठीक से समझ लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पीसीओएस में और क्या अच्छा काम करेगा, तो डेंसा बहुत बढ़िया काम करेगा। अब ये डेंसा में क्या क्या है, तो बीटा सिटोस्टेरॉल, मायोनिसिटॉल, लाइकोपिन और पाइपरिन। अब बाकी चीजों पर तो अगले हफ्ते बात करेंगे, लेकिन पीसीओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस इन दोनों चीजों पर काम करते हुए एसएचबीजी को अगर बढ़ाना है तो डेंसा कैप्सूल्स बहुत बढ़िया काम करेंगे। रात में डेंसा कैप्सूल लेंगे, दिन में प्रोफेमी लेंगे। 1 स्कूप प्रोफेमी टू बी टेकन विथ अ ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग एंड 1 डेंसा कैप्सूल एट नाइट। अब ये डेंसा कैसे काम करेगी, प्रोफेमी कैसा काम करेगा और ये पूरा स्केड्यूल कैसा रहेगा, इस बारे में 11:15 बज गए यार, अगले हफ्ते बात करेंगे। डेल्टा कैप्सूल नाइट में, डेंसा रात में, प्रोफेमी सवेरे। मजा आ रहा है सीखने में या नहीं? मजा आ रहा है सर। है ना? तो इन चीजों पर पूरा वर्कआउट करेंगे अगले हफ्ते। तो आज जो जो बात की उसमें आपके कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए जरूर। Sir, all these year Densa and Profemi can we give in like 14-15 years girls? Yeah. हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते, क्यों नहीं, 12 साल के ऊपर हर एक को। जी जी जी। सर अगर पीसीओस ये अल्ट्रासाउंड में तो नहीं बता रहा, लेकिन उसके इरेगुलर साइकिल्स है। देखिए पीसीओएस स्टार्टिंग के लिए अगले बार तो पहले मैं शुरुआत करते वक्त ही बताता हूँ कि पीसीओएस पर काम करते वक्त ध्यान देना कि वो अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं करना यार। मैं आपको पीसीओएस जांचने के तरीके ही बता दूंगा, बस आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ओके सर। अगले क्लास की शुरुआत ही पीसीओएस की फिजिकल एग्जामिनेशन से करेंगे। सर एसएचबीजी का नॉर्मल वैल्यू कितना? एसएचबीजी कितना होना चाहिए, ठीक है, अगले बार उस पर भी काम करते हैं कि एसएचबीजी को किस तरह से। देखिए नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा कि एसएचबीजी जो है इसका कोरिलेशन विथ अदर फैक्टर्स, है ना। तो
अगर इसको हम लोग देखते हैं, देखो 18 से 144 इतना बड़ा रेंज है। अब आपको ऐसा लगा होगा कि यार इसको मैंने एब्रप्टली आपको ये जो बोला है कि इसको कोरिलेट करते हैं, तो इसको देखिए कि 10 से 57 फीमेल में और 18 से 140 के आसपास ये मेल में, इतना बड़ा उसका फीमेल में 18 to 144 और मेल में 10 to 57 ऐसा उसका रेशो पकड़ा जाता है नॉर्मली। लेकिन उसको कोरिलेट कैसे करना है, क्योंकि ये जो विंडो जो है ना, देखिए SHBG की जो रेंज की विंडो है इतनी बड़ी है कि फिजिशियंस आर कंफ्यूज कोरिलेटिंग इट। तो वो विंडो पर कैसे काम करना है उस पर भी बात करते हैं। तो अगले बार तेजस्विनी एक बार जॉट कर लीजिए कि अगले बार हम SHBG विंडो पर बात करेंगे, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन से PCOS को कैसे एग्जामिन करेंगे उस पर बात करेंगे, और फिर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिलेटेड डाइट प्लानिंग पर बात करेंगे PCOS के। और कुछ सवाल? सर ये पीसीओएस में सर जिन बच्चों को बाल आ जाते हैं चेहरे पर, हर्सूट्स, क्या ये ट्रीटमेंट के बाद ये खत्म हो जाएंगे कि रहते हैं ये? नहीं, वो तो लेजर से निकालने पड़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं निश्चित। सर लेजर वाले भी ये कहते हैं कि ये परमानेंट नहीं क्योर होंगे, बार बार इसको कराना पड़ेगा। नहीं, जिनके पास अच्छे लेजर है वो ऐसा जवाब नहीं देंगे। जी ओके। चालू लेजर लेकर काम करने वाले जरूर ऐसा ही जवाब देंगे, है ना? जी तो लेजर की क्वालिटी को देखनी पड़ेगी। हाँ, है ना? तो आज यहाँ पर ही रुकते हैं, अगले बार PCOS कालमिक पाउडर और ब्लैक कॉफी में कितना अंतर रहना चाहिए? कुछ नहीं, आप कालमिक पाउडर खा लो और उसके बाद में ब्लैक कॉफी पी लो। ओके, थैंक यू। जी, सर ये ब्लैक कॉफी कितने दिन तक बोलना चाहिए? 3 मंथ्स से? तो यार जी, जिंदगी भर ले सकते, लेकिन 3 से 6 महीने तो निश्चित लेना चाहिए। अच्छा सर, अगर पहले कोकोनट ऑयल पी लेकर फिर उसके बाद में ब्लैक कॉफी पी सकते हैं कि वो तो उसमें मिक्स कर ले? तो भी चलेगा, क्योंकि मैं खुद तो वो नारियल का तेल डाला हुआ कॉफी पी ही नहीं सकता हूँ। जी, वो नहीं पी सकते वो, इसीलिए। हाँ, तो नारियल का तेल पी लीजिए 1 चम्मच और फिर ऊपर से कॉफी पीजिए। जी, थैंक यू। जी। तो चलिए मिलते हैं अगले बुधवार को। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओवर नाउ। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे सभी प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाएं और बहुत तेज अपनी गोलक में 100 रुपए डाल दें, जिससे कि कल हम लोग 4000 पेड कर दें अपने चैरिटी को। और आपके लिए इसी तरह राहुल सर की फीस तो हम लोग दे ही नहीं पा रहे, आप लोग समझते रहिए। नहीं, वो पैसे के लिए काम ही नहीं है ना ये। हाँ, ये तो है मोहब्बत आपकी कि रात में इतना टाइम आप दे देते हैं, इसके लिए तो दिल से दुआएं आपको देते हैं कि आपकी जवानी बरकरार रहे और एंड्रो बैलेंस हम लोग। सर एक चीज पूछना चाहता था हाँ सर, जी, लखनऊ में जब मुलाकात हुई थी मुझे लग रहा जैसे आपका चेहरा पहले से और स्लिम हो गया हो। वजन कम किया ना मैंने, अच्छा आपको देखने में लग रहा है। 5 किलो वजन कम किया है तब से। जी हाँ, उसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपके चेहरे पर से। हाँ जी ओके, थैंक यू सर। जी, चलिए मिलते हैं अगले बुधवार को। थैंक यू नमस्कार, सर, गुड नाइट। गुड नाइट। किसी भी क्यूरी के लिए अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो 9335277765 पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट कमिंग वेडनेसडे।